हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा में पादप बता दिया कि वो किस प्रकार का कोशिकीय होता है। फिर उसकी संरचना बता दी कि लास्ट में हमने जो पढ़ा था कि उसके पादप कैसे होते हैं, संवहन उत्तक रहित होते हैं। उसके अलावा जड़ें जो होती है उसमें उनको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रायोफाइटा जगत की जो जड़ें होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मूलांग, इंग्लिश में बोलते हैं राइजोडस। ये वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। और ब्रायोफाइटा इस दुनिया के क्या माने जाते हैं? पहले पौधे माने जाएंगे जो इस दुनिया में किसके बाद? शैवालों के बाद। ठीक है। उसके अलावा स्थलीय पौधा और जलीय पौधा भी कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को। इसलिए इनको वनस्पतिक जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर वर्ग, यानी एम्फीबियन कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन आता है कि कौन सा पादप वर्ग उभयचर होता है? तो कौन सा होता है आपके पास? ब्रायोफाइटा। ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में होता है? तो ब्रायोलॉजी में होता है। लिख लो, काम आएगा। ठीक है। कि अगर कभी पूछ ले कि ब्रायोफाइटा की अगर हम स्टडी करते हैं तो किस में करते हैं? तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपने याद रखना है इसका अध्ययन ब्रायोलॉजी में होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइटा के ऊपर टैग लगता है, संरचना होगी, शरीर हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसमें जो पादप होगा उसको क्या कहेंगे? इसका जो पौधा होता है उसको क्या कहा जाता है? पादप। इसका जो पादप है उसे हम नाम देते हैं युगम, कौद, भिद। इसका जो पौधा होता है उसको स्पेशल टैग मिलता है युगम, कौद, भिद। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? गैमेटोफाइट। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट। कि आपके पास जो ब्रायोफाइटा जगत का वर्ग का पौधा है उसको स्पेशली जो नॉमिनेट किया जाता है वो किस नाम से किया जाता है? तो यानी ये क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। इसलिए इनको हिंदी में कहते हैं युगम, कौद, भिद। इनमें एकांतरण पीढ़ी का गुण पाया जाता है। एकांतरण पीढ़ी क्या होती है? अल्ट्रेशन जनरेशन बोलते हैं इसको। अल्ट्रेशन जनरेशन। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पौधा पहले कैसा है? गैमेट्स, बाद में कैसा बन जाता है? स्पोर। तो यानी दोनों में चलता है। एकांतर का मतलब है एक के बाद। अब गैमेट के बाद अगर पूछा जाए वो कौन सी पीढ़ी में आएगा, तो वो कौन सी पीढ़ी में आएगा? आपके पास बीजाणुद्भिद हो जाएगा। बीजाणुद्भिद को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो इसलिए एकांतर पीढ़ी में गुण का मतलब है कि वो युगम, कौद, भिद भी होता है। ऐसे याद रखना है, युगम, कौद, भिद। और युगम, कौद, भिद के बाद किस में चला जाता है? बीजाणुद्भिद। तो बीजाणुद्भिद को हम क्या नाम देंगे? स्पोरफाइटस। कि जो स्पोरफाइट होते हैं और ये होते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से क्या जाते हैं? वो स्पोर। स्पोर से वापस क्या? गैमेट। गैमेट से वापस क्या? स्पोर। तो यानी एक पीढ़ी के बाद क्या आती है? दूसरी पीढ़ी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एकांतरण पीढ़ी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो ब्रायोफाइटा की एकांतरण पीढ़ी होती है उसका सही क्रम कौन सा होता है, यानी ऑर्डर कौन सा होता है? तो आपने पहले किसको लेना है? युगम को। और उसके बाद किसको लेना है? बीजाणु को। यानी पहले गैमेटोफाइट है, फिर कौन से हैं आपके पास? स्पोरोफाइट्स है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टैग है नंबर 2। अब बात आती है इनका प्रजनन। प्रजनन जरूरी है क्योंकि जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो प्रजनन पे क्या आप लोगों को पता है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। और पादप जगत में तो खास करके प्रजनन आपको पता है। इनमें जो प्रजनन होगा वो कैसा हो सकता है?
एक तो देखो लैंगिक है ही है, दूसरा कैसा याद रखना, अलैंगिक। तो यानी आपके पास इनमें जनन लैंगिक भी है, सेक्सुअल भी है, और प्लस कैसा है, अलैंगिक। जबरदस्त क्वेश्चन आगे चल के बनता है। अब तो इतना पॉइंट याद रखना है, लैंगिक और क्या है, अलैंगिक। लैंगिक को वैसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, हिंदी में ही यौन प्रजनन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के टाइप लिख लो कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें मुख्य क्या है, कि जो अलैंगिक होता है इसका जो मुख्य रूप होता है वो कौन सा प्रजनन लिखा जाता है, आपका कायिक। मुख्य कायिक होता है, वेजिटेटिव होता है, याद रखना, इसी पे टैग लगता है। और वेजिटेटिव के आगे चल के रूप बना दिए जाते हैं कई, यानी कायिक में कलिका वाला हो सकता है, विखंडन हो सकता है, प्रोटोनिमा हो सकती है, ट्यूबर हो सकती है, बुलबिल भी हो सकती है। बुलबिल का क्वेश्चन आया हुआ है, एचएससी ने पूछ रखा है। तो कायिक का पहला नंबर आपने लिखा है विखंडन, फिजन। दूसरा आपके पास हो सकता है प्रोटोनिमा। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, ट्यूबर, जिसे हम खास तौर पे आलू के लिए पढ़ते हैं। आलू में जो तंतु बड्स जो निकलती है, कलिका जो निकलती है, वो कौन सा जनन होता है, ट्यूबर्स वाला ही होता है, ठीक है, ट्यूबर। उसके अलावा हमारे पास आता है बुलबिल। बुलबिल, बुलबिल का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कहते हैं इसको पत्तर परकलिका। पत्तर परकलिका का क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रायोफाइटा में निम्नलिखित में से कौन सा कायिक जनन होता है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ बुलबिल का। तो बुलबिल किस नाम से जानी जाती है, पत्तर परकलिक। इसका मतलब है इनमें जो भी ये जनन होंगे ये किस से संबंधित होते हैं, सारे के सारे एक ही वर्ड में समा जाएंगे, पतियां। कि पतियों से संबंधित होते हैं, सारा खेल पतियों से चलता है, पतियों के ऊपर से होता है सब मटेरियल ये वाला। कायिक में जो भी आएगा, विखंडन, प्रोटोनिमा, ट्यूबर, बुलबिल, चाहे जेमाई वर्ड आ जाए, ये सारे के सारे अगर आपसे पूछे कि कहाँ से होते हैं तो आपने एक ही जवाब देना है, क्या, पतियां। बात खत्म, और नहीं सोचना हम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, आप लोगों को हिंदी में पता है, पत्तर। पत्तर किसको कहते हैं, पत्ती को तो कहते हैं पौधे के लिए, तो इसलिए पत्तर परकलिका इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो अलैंगिक है पहले तो, लेकिन ये कोई नहीं पूछता, उत्तर ये आता है इसका, ब्रायोफाइटा का कौन सा प्रजनन कायिक है, यूं पूछेगा तो आपके पास ऑप्शन कौन सा टैग मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्तर परकलिका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जवाब देना आपने कौन सा, लैंगिक वाला। लैंगिक में आपके पास खास तौर पर जो प्रजनन होता है, यौन प्रजनन होता है, उसके लिए जरूरी होते हैं आपके पास जन्नांग। तो इनके जन्नांग पाए कहाँ जाते हैं, पतियों पे पाए जाते हैं या बल्ब में पाए जाते हैं। और वो जन्नांग होते क्या हैं, तो जन्नांग आपके पास नर जन्नांग को क्या नाम दिया जाता है और मादा को क्या कहा जाता है, ये मैंने पहले लिखवा रखे हैं कि आप जब तक टेरिडोफाइटा तक चलेंगे सब के लिए यही लिखेंगे। नर जन्नांग को क्या नाम दिया जाता है, पूधानी, पुरुष, और मादा को क्या नाम दिया जाता है, स्त्रीधानी। इंग्लिश में हम पूधानी को कह सकते हैं एंथ्रीडियम। आपके पास जो आपकी पूधानी वर्ड है, इसको हम एंथर किसके लिए होता है अपने पास, प्राग में एंथर वर्ड लगता है किसके लिए है, पुरुष के लिए। और इसके लिए क्या लगता है, आर्केगोनियम। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, इंग्लिश वाला ही शब्द हिंदी में लिखा मिलता है, इसका मतलब है कि उसका हिंदी वर्जन नहीं आता, इंग्लिश वर्जन ही आता है। जैसे वर्ड लिखा है एंथ्रीडियम, तो ये हिंदी में एंथ्रीडियम आएगा, नाम नहीं आएगा इसका, ना तो पूधानी आएगा ना नर आएगा। और इंग्लिश में आर्केगोनियम है, तो यही हिंदी में लिखा मिलेगा आर्केगोनियम, ये वाला नहीं आएगा स्त्रीधानी। इसलिए इनको हिंदी में भी याद रखें, कैसे लिखा जाता है, एंथ्रीडियम, और ये आर्केगोनियम, आर्केगोनियम।
तो इंग्लिश वाले नाम जरूरी हैं, इंग्लिश को ही हिंदी में याद रखना है और यही नाम याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। अलैंगिक जनन कौन कौन से होते हैं? तो पूदानी और स्त्रीदानी, एंथ्रीडियम और क्या होते हैं? आर्केगोनियम। अब बात ये आती है कि इनका निषेचन कौन सा होता है, होता किसके द्वारा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो आपके पास माध्यम से होता है। निषेचन जो होता है वो माध्यम से होता है, याद रखना। यानी दोनों चीजें माध्यम में आएगी। माध्यम का मतलब कहीं आके बैठेगी दोनों पहले, तो इनके लिए माध्यम जो रखा जाता है वो क्या होता है? पानी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा जगत के पौधों में जो निषेचन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो वो किस माध्यम से होता है? पानी से होता है। ठीक है, यानी इनका परागण किससे हो रहा है? पानी से हो रहा है। अब इसको कहा गया जाता है, इनके जो शुक्राणु होंगे, इसलिए उनके शुक्राणुओं का नाम लिख दिया जाता है जल जनित शुक्राणु, क्योंकि माध्यम कौन सा है? जल। तो जल से ही वो शुरुआत कर रहे हैं, तो जल जनित शुक्राणु होते हैं ब्रायोफाइटा के। विकसित यानी निषेचन के बाद विकास किसका होता है? तो जो विकास होता है वो आपके पास किसका होता है? बीजाणु का। बीजाणु का विकास होता है किसके पश्चात? निषेचन के पश्चात। ये पूछ लिया जाता है। अभी तो लिखवाया था कि जो पौधा है वो कैसा है? युगम कौदभिद। और उसके बाद जो पीढ़ी आती है उसकी, वो किस रूप में आती है? बीजाणुद्भिद। तो इसीलिए इस पीढ़ी को क्या कहा जाता है? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है पहले वो खुद है, उसके बाद बीजाणु बनाया, बीजाणु से फिर क्या चीज बनेगी? पौधा बनेगा। तो ये अल्ट्रेशन चलती रहती है। तो यानी आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच बी द डेवलप्ड, तो किस चीज का डेवलपमेंट होता है? स्पोरफाइट का होता है। स्पोरफाइट क्या चीज? आपकी बीजाणु है। ठीक है, ये तो हुआ इसका जनन। जनन अच्छे से याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है, एक बैक पॉइंट लिख देता हूं कि हमारे पास पत्तर परकलिका, विखंडन, प्रोटोनिमा और ट्यूबर है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कली के द्वारा, क्योंकि बड वर्ड लिखा जाता है कली, तो कली के द्वारा जो जनन बनता है इनमें, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कि जो कलियां हैं जो जनन करती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें लिखते हैं हम एपीफिलस। कि जो कलियों के द्वारा जनन करेंगे उनको नाम क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है एपीफिलस। ये कलियां होती कहाँ हैं? पत्तियों के ऊपर होती है, और वहीं से गिरकर मिट्टी में आकर वहीं से नया पौधे का रूप धारण कर लेती है। तो इसीलिए इन कलियों को नया नाम दिया जाता है क्या? एपीफिलस। याद रखना, ब्रायोफाइटा में जब जनन कलियों के द्वारा होगा तो वो पत्ती के ऊपर बैठी होती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? एपीफिलस। एपी का अर्थ समझाया था मैंने। एपी का मतलब क्या है? कि वो पौधे के किसी भाग पर बैठी है। एपीफाइटस वर्ड आया था ना, अधि। और फिलस का मतलब क्या है? कि कली है। किसके ऊपर बैठी है? पत्ते के ऊपर। तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया जाता है? एपीफिलस। ठीक है, अब जनांग के बाद क्या आता है? जनन के बाद आता है इनका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे एचएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बाढ़ वाले मैदानों में जो बाढ़ का निवारण कर सकता है वो पादप जगत कौन सा है, या पादप वर्ग कौन सा है? तो वो कौन सा वर्ग आता है? ब्रायोफाइटा ही आता है। ठीक है, यानी नंबर 1 पॉइंट ये बनता है आर्थिक महत्व में कि बाढ़ रोकने वाला पादप वर्ग, यानी विच प्लांट क्लास बी प्रोटेक्ट फ्लड या प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड। करेगी कैसे? क्योंकि इसमें बाढ़ रोकने की क्षमता आती कहां से है? ये जल का अच्छा अवशोषक है। याद रखो कि जल का अच्छा अवशोषक है। कौन सा? पादप वर्ग। ये भी आता है। तो जल का जो अच्छा अवशोषक होता है वो पादप वर्ग कौन सा? ब्रायोफाइटा ही है। इसीलिए इसमें ये गुण है कि जहां कहीं मैदानों में ये उगा हुआ है, वहां पे बाढ़ का पानी आ जाए तो उसका निवारण क्या कर जाता है? जल्दी कर जाता है, और अपनी बढ़वार कर लेता है, अपना वर्ग बढ़ा लेता है, हरियाली फैल जाती है, पौधे पौधे हो जाते हैं,
और जल का अवशोषण करके उसका वाष्पोत्सर्जन हाथों हाथ ही करते हैं, तो जिससे बाढ़ रोकने में क्या मिलती है, योगदान, सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट लिखवाया था मैंने कि प्रथम विश्व युद्ध में किस पादप वर्ग का प्रयोग किया गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच प्लांट क्लास बी टू यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यानी किसको प्रथम विश्व युद्ध में मलम पट्टी के रूप में प्रयोग किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में पादप वर्ग जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया, तो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया, या आ जाए रुई के रूप में प्रयोग किया, किसके लिए, गांव को भरने के लिए। तो वो पादप वर्ग कौन सा आपका, ब्रायोफाइटा, क्योंकि युद्ध लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, तो युद्ध लड़ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो कौन सा पादप वर्ग काम आएगा, भाई वाला ही काम आएगा, ब्रो वाला ही काम आएगा, कौन सा, ब्रायोफाइटा। अब इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में किसे प्रयोग किया, ये याद रखना है कि जो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया गया, किसको, तो एंटीसेप्टिक के रूप में जो प्रयोग किया गया था वो किसको किया गया था, घाव को क्या करना है, साफ करना है, तो साफ करना है तो क्या है, स्फेगनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास प्रथम विश्व युद्ध में एंटीसेप्टिक के तौर पर जो पौधा प्रयोग किया गया गांवों की मलम पट्टी के लिए, एंटीसेप्टिक फिनोमिनल के लिए, वो कौन सा पौधा था, स्फेगनम। और अब आपके पास जब वर्ल्ड वार हुआ है तो आपके पास स्फेगनम होती ज्यादा कहां पे है, ये होती है सर्वाधिक ठंडे इलाकों में, ठीक है। तो अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड की कौन सी प्रजाति स्फेगनम का प्रयोग करती है, तो ग्रीनलैंड की आदिवासी जो प्रजातियां हैं कौन सी है, कि जो ग्रीनलैंड में रहने वाले आदिवासी प्रजाति है वो कौन से हैं, बर्फ के घर बना के रहते हैं। दूसरी क्लास, पहली क्लास में वर्ड आने लग गया कि जो बर्फ से बने हुए घर हैं उनको मिगलू कहते हैं, और उनमें कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है, एस्किमो, ठीक है। तो यही आता है, ये जो प्रयोग करती है वो एस्किमो जनजाति प्रयोग करती है। तो वो किस रूप में करती है ये याद रखना। एस्किमो प्रजाति नंबर 1 पशु के चारे के लिए प्रयोग करती है, मवेशियों के चारे के लिए, और दूसरा उनका खास उपयोग है किसमें, चिराग की बत्ती बनाने में, तो चिराग की बत्ती बनाने में, और प्लस चिराग की बत्ती के अलावा वो किस में प्रयोग करते हैं, इसको ईंधन में, ठीक है। तो ये कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं, ये ग्रीनलैंड वाले एस्किमो जाति वाले लोग प्रयोग करते हैं। तो इनके खास चारे के लिए, दूसरा चिराग की बत्ती बनाने में, और तीसरा किस रूप में करते हैं, ईंधन में। तो इसीलिए चिराग की बत्ती जब बनाते हो घर में, तो आप घर में किससे बनाते हो चिराग की बत्ती, रुई। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया गया था, एंटीसेप्टिक के तौर पे हुआ था रुई की जगह। क्यों, क्योंकि इसमें अवशोषक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आते हैं इसके वर्ग कौन से हैं। क्या आपसे पूछे कि ब्रायोफाइटा के वर्ग कितने हैं, या ब्रायोफाइटा के प्रकार कितने हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं, तीनों अच्छे से याद रखने, उपनाम से क्वेश्चन आता है। पहला जो वर्ग है उसको कहते हैं हिपेटोकोप्सिडा, हिपेटोकोप्सिडा, इसको उपनाम से जाना जाता है। वो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे हिपेटोकोप्सिडा कहा जाता है, ठीक है। तो यानी उसको कहा जाता है लिवरवर्ट, लिवरवर्ट। मैंने स्टोन वर्ड शब्द लिखवाया था, अगर याद हो तो तुम्हें, मैंने कहा था 4 वर्ड आएंगे, एक हमने पढ़ लिया है, 3 आगे और आएंगे, तो 2 यहां आ जाएंगे। एक आ गया लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट किसे कहा जाता है, हिपेटोकोप्सिडा। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है मार्केंसिया का, कि लिवरवर्ट खास तौर पे जो पढ़ा जाएगा वो किसको पढ़ा जाएगा, इसको, मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है, तो ये लिवरवर्ट है, ठीक है। किसमें पढ़ा जा रहा है, हिपेटोकोप्सिडा। दूसरा नाम आता है
एंथोसिरोटो, एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, इसको क्या कहा जाता है? वो लिवरवर्ट है, ये हॉर्नवर्ट है। ये क्वेश्चन आता है, हॉर्नवर्ट। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम से ही आएंगे कि किसको तो लिवरवर्ट कहते हैं, किसको हॉर्नवर्ट कहते हैं और किसको स्टोनवर्ट कहते हैं। तीन नाम हो गए। स्टोनवर्ट किसे कहते हैं आप? जो शैवाल मच्छर मारने का काम करती है, मलेरिया उन्मूलन का काम करती है, उन्हें स्टोनवर्ट कहते हैं। मार्केंसिया लिवरवर्ट में किसे कहते हैं? हिपेटोकोप्सिडा को कहते हैं। फिर आपके पास हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट किसे कहा जाता है? एंथोसिरोटोप्सिडा, ठीक है। और लास्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रायोप्सिडा। कि ब्रायोप्सिडा, या इसे कहा जाता है स्पेशली एक नाम दिया जाता है क्या? मॉस। यही तो इंपॉर्टेंट है कि मॉस के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो प्रयोग किया गया था वो किसको किया गया था? हिपेटो को किया गया था, एंथो को किया गया था, ब्रायो को किया गया। तो ब्रायो, क्योंकि ब्रो, युद्ध में कौन लड़ रहे हैं? ब्रो, तो क्या आएगा फिर से? ब्रायोप्सिडा। क्योंकि इसी मॉस में आते हैं आपके पास क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चीज, क्या पढ़ते हो आप? स्फेगनम, ठीक है। और इसी मॉस को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है कई बार, यूपीएससी लेवल में पूछा जाता है। किस नाम से पढ़ा जाता है इसको? हरिता। कि निम्नलिखित में से हरिता क्या है? मॉस तो हम चलो याद रख लें, हरिता शब्द टेढ़ा है। हरिता लगता किसके लिए है? मॉस के लिए लगता है। और इसीलिए क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हुआ? तो उसमें एक टैग मिलता है किसका? हरिता का। अब हरिता हमने पढ़ा ही नहीं तो याद नहीं रहेगा, इसलिए मॉस और हरिता दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ये थे इसके प्रकार। अब आपके पास पूछा जाता है कि सबसे छोटा पौधा कौन सा है इसका और सबसे बड़ा? तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। कि ब्रो की फाइट होती है छोटे वाले के साथ जब वो जुआ खेलता है, ठीक है। बड़े वाला छोटे वाले को गलत संगत में नहीं जाने देता। और गलत संगत कौन सी होती है? ताश वाली, क्योंकि शुरुआत से लग जाती है जब छोटे होते हैं। अब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, बोल देवर भाभी खेल लें, ठीक है। ये प्रचलित गेम है, ठीक है, बहुत प्रचलित गेम होता है। जब बच्चों की छुट्टियां होती है ना और गर्मियां वाली छुट्टियां आती है, पेपर दे लिए। और ताश में क्या सबसे इंपॉर्टेंट अगर गेम पूछा जाए तो कौन सा? देवर भाभी, ठीक है, यही होता है। और फिर झगड़ा होता है उसमें, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा, तो सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है वो छोटे वाला जुआ खेलता है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया? जुओप्सिस, ठीक है। तो जुओप्सिस कहा जाता है सबसे छोटे ब्रायोफाइटा को। नंबर 2 आता है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। अब सबसे जो बड़ा ब्रो है वो अपने आप को डॉन समझता है, और डॉन का नाम हम किससे लेते हैं? दाऊद। तो उसका नाम ही है डाउसोनिया, ठीक है। तो हमारे पास डाउसोनिया जो है ये आपके पास सबसे बड़ा क्या है? ब्रायोफाइटा। दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। तो वो आपके पास है जुओप्सिस और क्या है? डाउसोनिया, ठीक है। दोनों याद रखने हैं। ये इतनी सी कहानी थी आपके ब्रायोफाइटा जगत की। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टैग थे वो आपने सारे पढ़ दिए। जन्नांग याद रखने हैं, एक तो जनन याद रखना है, दूसरा सफेगनम को नहीं भूलना, तीसरा बाढ़ वाली जगह कौन सा पादप वर्ग अच्छे से काम कर सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग लगता है, जो छठी क्लास से शुरू होता है, याद रखना। छठी क्लास से पर्यावरण अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पर्यावरण में बाढ़ का जब उल्लेख आता है तो किसको पढ़ा जाता है? ब्रायोफाइटा को पढ़ा जाता है। कि नदियों के इलाकों में, नदियों के साथ मैदानी भागों में कौन सा पादप वर्ग जो बाढ़ को रोकने में सक्षम है? तो उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? ब्रायोफाइटा ही है, ठीक है। उसके अलावा ये छोटे बड़े भी याद रखने हैं। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट वर्ग। नेक्स्ट आपने पढ़ाई है, किस नाम से जाना जाता है? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा का अर्थ क्या था? ट्रैकियोफाइटा का टैग क्या दिया था हमने शुरू में? कि जिसमें वेल डेवलप्ड टिश्यूज होंगे, यानी जो वेस्क्यूलर टिश्यू वाले प्लांट होते हैं, यानी संवन उत्तक वाले पौधे। कि ये आपके पास मुख्य तौर पे क्या होते हैं? संवन उत्तक वाले पौधे।
क्योंकि हम इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, दो अलग टैग लिखवाए थे कि बीज बनाने वाले और बीज न बनाने वाले। वो बनाए थे अपन ने क्रिप्टोगेमी और क्या बनाए थे, फिनेरोगेमी। वो अलग बात होती है, वो बीच बीच में पढ़ेंगे हम। तो ये इंपॉर्टेंट है, समअनुतक वाले पौधे। इसमें आपके पास जो इसके उपवर्ग बांटे जाएंगे वो कितने हैं, वो अपन ने लिख रखे हैं। कितने होते हैं, 3 है। पहले नंबर का कौन सा है, टेरिडो, यही पढ़ना है हमें। इसके बाद दूसरा कौन सा लिखवाया है, टेरिडोफाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी। और उसके बाद तीसरा जो उपवर्ग है वो था आपके पास एंजियोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त बीजी। और इस आवर्त बीजी का आगे चल के हमने बंटवारा किया, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई बार ये अनावर्त और आवर्त बीजी शब्द भी नहीं आते, तो इसलिए इनके इंग्लिश वाले नाम हिंदी में याद रखो। अनावर्त बीजी को हम किस नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म। अच्छे से याद रखना, इसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और इसे क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। तो इंग्लिश वाले नाम भी आप हिंदी में याद रखेंगे, कन्वर्जन याद नहीं, सीधा हिंदी में याद करो। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर भूल जाता है वर्जन करना। ठीक है, तो वो सीधा यही नाम लिख देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बहुत तो, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा बच्चों को, क्योंकि 10वीं पढ़ गए हैं सारे। अब बात आती है हमारे पास टेरिडोफाइटा, कि टेरिडोफाइटा का रोल क्या है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपके पास एक तरह से वो पादप है जो बिल्कुल विकसित पौधा है। विकसित पौधे का मतलब जिसमें जड़ की जगह जड़ भी होती है, तने की जगह तना होता है, पत्ती की जगह पत्ती भी होती है। ठीक है, और जिसमें साथ में क्या चीज पाई जाती है, सवन उत्तक। तो आपके पास क्वेश्चन आए कि पहला विकसित पादप कौन सा वर्ग है, तो पहला विकसित पादप पूछे तो किसका नाम लेना है, टेरिडो का लेना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वर्ग है, पहला विकसित पादप का वर्ग, पहला विकसित पादप वर्ग। इसका मतलब है कि जिसकी बात पहले पढ़ी जाएगी, जब हम बंटवारे करते हैं तो उसमें पढ़ा जाएगा कि ऐसा पादप वर्ग ढूंढ के लाओ जिसमें फूल नहीं होते पर पौधा विकसित अच्छा होता है, कि जिसमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी होता है और क्या होती है, पत्तियां भी। तो वो एक तरह से विकसित पौधा है और जिसमें साथ में क्या पाया जाता है, समअनुतक। तो विकसित पादप का मतलब क्या है, उसमें आपके पास जड़ प्लस तना और प्लस क्या चीज होती है, पत्तियां। ये आपके पास क्या होती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, बात आती है कोशिकीय आधार, सबको आना चाहिए। कोशिकीय आधार का मतलब आता है कि कोशिका कैसी होती है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। प्लस बात आती है कोशिका भित्ति की, कि कोशिका भित्ति तुम जानते हो किससे बनी होती है, पौधों की, सेल्यूलोज। एक ही टैग याद रखना है। उसके बाद आएगा उत्तक का आधार। ठीक है, वो लिख देता हूं, कोशिका लिख देता हूं। अगर आपसे कोशिकीय पूछा जाए कि कोशिकीय आधार कैसे बनेगा, तो कोशिकीय आधार की बात करो तो ये आपके पास पहले नंबर पे क्या है, बहुकोशिकीय है, प्लस आपके पास यूकैरियोटिक है, और प्लस आपके पास कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये 3 टैग होते हैं इसकी कोशिका के, सिंपल सिंपल, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टैग रखने हैं हमेशा, कि बहुकोशिकीय है ये, यूकैरियोटिक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। इसके बाद आती है उत्तक लेवल की बात। तो उत्तक आपने पढ़ रखा है ऊपर। उत्तक क्या पाए जाते हैं, समन उत्तक पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि समन उत्तक कौन से होते हैं, सिंगे तू बता, वेस्कुलर टिश्यूज आर टाइप, 9th क्लास में पढ़ गया है, 8वीं में भी डंडे भी खाए होंगे, मार भी खाई होगी। बेंच ते भन्या सी तेनू जा नहीं भन्या कदे, हुणे भन लेने आ, बता पढ़ा है के, चल तू बता। कॉर्नर मंत्री, समन उत्तक हिंदी में पढ़ा है कि इंग्लिश में पढ़ा है 10वीं तक, कोई मीडियम नहीं पढ़ा, तो किस में पढ़ गया है भाई, तेलुगु में पढ़ गया है के, है?
भाई हिंदी में पढ़ा होगा या इंग्लिश में पढ़ा होगा, मीडियम तेरे पास दो ही हैं, हैं? क्लास ही नहीं करी नौवीं के बाद सीधा डायपर से यहां यो के खेल। भाई कुछ तो पढ़ा होगा, 7वीं भी पढ़ी है तूने, 8वीं भी करी है, 9वीं भी करी है, 10वीं करी है, महाराज तभी यहां बैठा है। ऐसे ऐसे महाराज बैठे हैं हमारे पास। चलो और कौन बताएगा, तू बता भाई। तेन भी कह रहे हैं, हाँ पीछे की वेखदा है, कहते जी क्लास ही होने आया है, क्लास तो लगी है पहले। चलो आप बताओ, वेस्कुलर टिश्यू समन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और आता है एग्जाम में, प्रणाम से पूछे जाते हैं, ये सीधे आते हैं एग्जाम में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और ये कभी रुकता ही नहीं है। समन उत्तक के प्रकार, तो समन उत्तक में कितने होते हैं? 2, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है कि इनका काम क्या होता है, जो सवन उत्तक होते हैं इनका काम होता है कि पौधे में चीजों को लेके आना और ले जाना, यानी चढ़ाना और उतारना। अब चढ़ती क्या है? दारू, ठीक है। दारू पीने वाला आदमी होता है जलील, तो एक है जाइलम, जाइलम को दारू कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो हो गया क्या? जाइलम, हाँ, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। अब हम चढ़ाते हैं तो साथ में फल फूल भी खाते हैं लोग, ठीक है। तो चढ़ाने वाला आदमी जलील है और जलील साथ में क्या खाता है? फल भी खाता है। तो जाइलम और क्या है? फ्लोएम। इसी को ही कहा जाता है, जाइलम को दूसरा नाम दिया जाता है स्पेशली दारू, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है? संचक, संचक उत्तक कहा जाता है, स्टोरेज टिश्यू कहा जाता है, कि पत्तियों से बना हुआ माल पानी पौधे के दूसरे भागों तक ले जाने का काम कौन सा उत्तक करता है? तो वो करता है फ्लोएम। और पत्तियों तक जड़ों से कोई चीज लेके जाएगा, वो कौन लेके जाएगा? जाइलम, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम आगे। अब इतना याद रखना आपने कि जो समन उत्तक होते हैं, अब आगे से कोई पूछे तो बता देने हैं कौन से हैं जाइलम और कौन से हैं फ्लोएम। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। आगे अब जो समन उत्तक है वो इसमें विकसित है, पर होते किस में है? ये वर्ड याद रखना कि टेरिडोफाइटा के समन उत्तक किस में होते हैं, ये पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा के समन उत्तक किस रूप में होते हैं। अलग अलग नहीं होते, ये किस रूप में मिलते हैं? तो आपने एक शब्द याद रखना है, दीज आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। मंडल मत लिख लेना बिड़ी वाला, ठीक है, बंडल याद रखना है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ बंडल, बंडल का मतलब है एक झुंड, झुंड में नलिकाएं एक साथ मिली होती है, पहचान नहीं की जा सकती कि कौन सा अलग है, इसीलिए इस किस रूप में माना जाता है इनको? बंडल के रूप में, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के जो समन उत्तक होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? बंडल के रूप में। अब बात आती है हमारे पास कि इनमें जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है या किस रूप में होता है? तो स्वयं पीछे वाला है लिख लो। प्रजनन खास तौर पर इनमें जो पाया जाता है वो मुख्य ये है, कौन सा? लैंगिक, ठीक है। और साथ में क्या है? दूसरा जो बनता है वो हम पढ़ के आए हैं, बार बार पढ़ते हैं, कौन सा? कायिक। ये जरूरी है, कायिक वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कायिक वाले में क्या? वही कहानी है, इनके जो आपके जन्नांग पाए जाएंगे पतियों पे पाए जाएंगे। जन्नांग के नाम थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, क्या क्या नाम लिखवाए थे? एक को कहते हैं पुधानी और एक को कहते हैं स्त्रीधानी। अब इस पर टैग क्या लगता है ये याद रखो कि लैंगिक जनन के लिए जो जन्नांग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इनके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनकी जगह कहाँ होती है? तो जगह कहाँ होती है? पतियों पर पाए जाते हैं। पतियों पर जो बीजाणु धानियां होती है उनमें बीजाणु बनते हैं। तो पतियों पर जब पाए जाते हैं तो उन पतियों को क्या कहा जाता है? स्पेशल तौर पर इनकी पत्तियों को बीजाणु परण कहा जाता है, स्पोरोफिल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जिन पत्तियों पर बीजाणु बनते हैं जन्नांगों के आधार पर, वो पत्तियां क्या कहलाती है? तो इनकी पत्तियां होती है बीजाणु परण। बीजाणु परण को क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल।
ठीक है। और स्पोरोफिल में क्या बनते हैं? स्पोर यानी बीजाणु। बीजाणु जहां बनते हैं उनको कहा क्या जाता है? बीजाणु धानियां। बीजाणु धानियां क्या कहलाती है? स्पोरेंजिया। वर्ड याद रखना कि बीजाणु धानियों को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया। तो आपके पास जहां बीजाणु बनते हैं, बीजाणु धानियों में बनते हैं, उन बीजाणु धानियों को स्पेशल इंग्लिश में कहा जाता है स्पोरेंजिया या स्पोरेंगिया वर्ड लिखा होता है। और जहां ये बीजाणु धानियां होती है, होती कौन सी जगह है? तो वो आपने याद रखनी है, कहाँ पाई जाती है? पत्तियों पर। उन पत्तियों को क्या कहा जाता है? बीजाणु पर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं उन्हें? स्पोरोफिल। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या टैग करेगा? अगला, टेरिडोफाइटा के बीजाणु जहां बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? ठीक है। ऑप्शन अगर पूछे तना, जड़, पत्ती, तो उत्तर क्या है? पत्तियां। अब पूछे पत्तियों में किसमें बनते हैं, वो जगह क्या है उनकी, तो उनको क्या कहा जाता है? बीजाणु धानियां, या वर्ड क्या होगा? स्पोरेंगिया। अब कहेगा कि ये जो स्पोरेंगिया होती है, ये टेरिडोफाइटा पादप में कहां पाई जाती है? उत्तर सामने लिख रखा आपने, क्या? पत्तियों पर। और इनको कहा क्या जाता है? बीजाणु पर्ण। ठीक है। ये खेल खत्म हुआ इतनी दूर का टेरिडोफाइटा का। अब बात आती है इसके वर्ग। टेरिडोफाइटा की क्लास क्या है? अब आपको मैंने बताया था कि अड़मांजियल जो संजीवनी बूटी हम पढ़ते हैं वो किस पादप वर्ग में पढ़ी जाती है? इसी में पढ़ी जाती है, जिसका स्पेशली नाम क्या है? अगर कोई कह दे संजीवनी बूटी को क्या कहा जाता है? सिलेजिनेला कहा जाता है। ठीक है। और उसके लिए अगर वर्ड आए मॉस के रूप में, इसे क्या कहते हैं? तो इसका स्पेशल नाम है स्पाइक मॉस। ठीक है। और ये किस प्रकार का पौधा है? तो पाइकिलोथर्मल है, पाइकिलोजेनेटिक है, पाइकिलोट्रोपिक है, यानी आपके पास पानी के संपर्क में आते ही वापिस जिंदा हो जाता है। ठीक है। तो वर्ग क्या क्या है? वर्ग 4 हैं इसके। पहला आपके पास जो वर्ग आता है वो आता है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का मुख्य पौधा कौन सा है? लिख लेना, साइलोटम। पूछा गया है ये, SSC स्पेशल पूछती है इनको। SSC के ये पसंदीदा क्वेश्चन है कि साइलोटम किसके अधीन है? 9वीं कक्षा का है, इसीलिए पूछता है, थोड़ा +1 में चला जाएगा। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप जो सीडा है, ये एक ऐसा पौधा है जिससे बीजाणुओं से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है। औषधियों का बादशाह कहा जाता है इसको। तो इसमें कौन सा पौधा आता है? लाइकोपोडियम। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा टेरिडोफाइटा जिसके बीजाणु औषध निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, तो वो आपके पास कौन सा? लाइकोपोडियम है। उसके बाद तीसरा याद रखना है सफिनोप्सिडा। सफिनोप्सिडा, सफिनोप्सिडा बहुत कीमती है। सफिनो का मतलब सोना। ठीक है। तो सोना जिस टेरिडोफाइटा वर्ग से मिलता है उसका नाम क्या है? सफिनोप्सिडा है। और इसमें आपके पास जो पौधा आता है वो कौन सा है? इक्विसेटम। क्योंकि सोना मिलने पे आदमी एकदम सेट हो जाता है, तो इक्विसेटम ये वो पौधा है जिसे हम सोना निकालते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रायोपटेसिस फर्न के नाम से क्वेश्चन आता है वो आपका टेरोप्सिडा होता है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि टेरोप्सिडा में मुख्य पढ़े जाते हैं क्या? तो इसमें सिंपल एक 2 अक्षरों का शब्द है क्या? फर्न। ये याद रखना है। इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है ड्रायोपटेसिस। ड्रायोपटेसिस। तो क्वेश्चन आता है ड्रायोपटेसिस क्या है? तो ऑप्शन दिया होगा कि ये ब्रायोफाइटा है, ऑप्शन दिया होगा ये काई है, ऑप्शन दिया होगा ये फर्न है, ऑप्शन दिया होगा ये प्रोटिस्टा है। तो ड्रायोपटेसिस क्या? आपका एक फर्न है। फर्न का मतलब है कि जिसमें ना तो फूल है और ना ही आपके बीज हैं। कैसा पौधा है ये? अपुष्पोद्भिद लिखवाया था ना। तो अपुष्पोद्भिद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है तो किसका आता है? जनरली फर्न का आता है। ठीक है। ये लो आज के लिए इतना ही। सोने वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इक्विसेटम।